राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। बचपन में होश संभालने के बाद अतुल ने बुआ के मुंह से यही सुना था कि यह तुम्हारी मम्मी अनीता की तस्वीर है। पहले यह तस्वीर अतुल के पिता परमानंद के कमरे में टंगी थी, क्योंकि इसके साथ उनकी कुछ यादें जुड़ी थी। कभी अनीता ने परमानंद से कहा भी था, अब तो मैं सशरीर यहाँ रहती हूँ, तब मेरा इतना बड़ा चित्र क्यों लगा रखा है। अब तो मैं वधू भी नहीं रही, एक बच्चे की माँ बन चुकी हूँ। परमानंद ने तब हंसते हुए कहा था, क्या करूँ, मेरी आंखों में तुम्हारी वही रूप समाया हुआ है, हमेशा पहले जैसा तो नहीं रहेगा। अनीता बोली, अब तो रूप बदल गया है। नहीं अनीता, हम बूढ़े हो जाएंगे तब भी तुम ऐसी ही याद आती रहोगी। परमानंद भावुक होकर बोले, पहली झलक यही तो देखी थी। यह सच था कि विवाह से पहले परमानंद और अनीता ने एक दूसरे को देखा नहीं था। अनीता को परिवार के दूसरे लोगों ने देखा और पसंद किया था। तब जयमाला की रस्म नहीं होती थी। विवाह के समय सब कुछ इतना दबा दबा हुआ था कि चाह कर भी परमानंद पत्नी को देख नहीं सके। विवाह करके लौटे तो अपने कमरे में टंगे फोटो में पत्नी को पहली बार देखा तो देखते ही रह गए। इस चित्र को उनके चचेरे छोटे भाई रामानंद ने खींचा था और बड़ा कराकर भाई के कमरे में लगा दिया था। अनीता ने कई बार टोकने पर भी वह चित्र उनके शयनकक्ष में ही लगा रहा। 1.5 साल में अनीता ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम अतुल रखा गया। अतुल भरे पूरे परिवार का दुलारा था। उसके दिन सुख से बीत रहे थे कि अनीता में पुनः मातृत्व के लक्षण उभरे। घर में बेटा या बेटी को लेकर एक नई बहस छिड़ गई। दादी कहती कि एक बेटा और हो जाए तो अतुल को भाई मिल जाएगा। दोनों भाई उसी तरह साथ रहेंगे जैसे मेरे परमानंद और रामानंद रहे। बुआ पूछती, माँ क्या भाई बहन के सुख दुख के साथी नहीं होती। इस तरह 5 महीने बीत गए कि अचानक एक दिन अनीता अपनी ही साड़ी में उलझकर सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आ गिरी। बच्चा पेट में ही मर गया। अनीता की चोट गहरी थी, उसे भी बचाया नहीं जा सका। अनीता का वधू वेश में लिया चित्र पहले जहां टंगा रहता था, उसकी मृत्यु के बाद भी वहीं टंगा रहा। नन्हा अतुल पूछता तो बुआ बहलाते हुए कहती, मम्मी अभी फोटो में से निकलकर आसमान में घूमने गई हैं। कैसे, प्लेन में बैठकर? हाँ बेटा। बुआ, मम्मी घूमकर कब आएंगी? बस 1-2 दिन में आ जाएगी। परमानंद की दूसरी शादी के लिए उनकी माँ ने बहुत कोशिश की, मगर वह नहीं माने और परमानंद के विरोध पर उनका विवाह टल गया था। उस दौरान बेटी जया भी शादी करके अपनी ससुराल चली गई। माँ को गृहस्थी संभालना पहाड़ लग रहा था, क्योंकि बहू और बेटी के रहते हुए उनमें निश्चिंतता की आदत पड़ गई थी। माँ मजबूरी में घर तो संभाल रही थी, पर बेटे व पोते की तकलीफ जब देखी नहीं गई तो उन्होंने परमानंद पर फिर से शादी कर लेने का दबाव बनाया। यह सोचकर बनाया कि पत्नी आने के बाद अतुल की देखभाल हो जाएगी और परमानंद का भी मन लग जाएगा। परमानंद भी थोड़ा टाल मटोल के बाद भी फिर से विवाह के लिए तैयार हो गए। परमानंद की वकालत अच्छी चल रही थी। अपना बड़ा सा मकान था। पिता भी शहर के जाने माने सीनियर वकीलों में से एक थे। उनके विवाह के 5 वर्ष छोड़ दिए जाएं तो सब तरह से वे सुयोग्य वर थे। एक बेटा था तो उसे भी देखने वाले बहुत लोग थे। परमानंद की फिर से विवाह की तैयारी होने लगी। चढ़ावे के लिए नई साड़ियां और गहने आए। अनीता के गहने भी थे, जिन्हें नई बहू को देने में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी। जया ने यह कहते हुए कहा कि अनीता भाभी के कुछ गहने चढ़ावे पर नहीं जाएंगे, अलग रख दिए। तुम्हारा मन है तो बाकी मुंह दिखाई में दे देंगे, माँ ने दुलार में कहा। माथबेनी, टीका और नथिया तो अभी चढ़ावे के समय जाने दो। नहीं माँ, इन्हें भी अलग ही रहने दो, बेटी जया बोली। सब कुछ मुझे अतुल के विवाह में देना है। दुलार भरी हंसी से माँ ने कहा, अतुल की बहू के लिए पुराने गहने? अरे पगली, तब तक कितना नया चलन हो जाएगा।
जया मचलते हुए तब बोली थी, अम्मा यह सब अलग ही रख लें, वह लंगा चुनरी भी, सभी कुछ मेरे कहने से। लाडली बेटी की बात अम्मा ने मान ली और बहू साक्षी के लिए सब कुछ नया सामान चढ़ावे में भेजा गया। अम्मा ने टोका अवश्य था कि बेटी नई बहू क्या अतुल को उसका हिस्सा नहीं देगी, आखिर उसका हिस्सा तो रहेगा ही, उसके अपने भी तो होंगे। अम्मा यह सब अलग कर जमा कर दें। माँ के मन में विवाद उठा। लड़की अपने लिए तो कुछ नहीं कह रही है, पर भतीजे के लिए ममता का यह रूप भी किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। विवाह हुआ, शयनकक्ष सजा। कुछ याद करते हुए माँ ने आदेश दिया और उस अनीता का वधू वेश में सालों से टंगा चित्र वहां से हटकर पीछे के एक कमरे में लगा दिया गया। जया ने देखा तो वह विचलित हो उठी और वहां से हटाकर तस्वीर को पूजा के कमरे में लगाने लगी। अतुल ने तोतली आवाज में पूछा, बुआ क्या कर रही हो? मम्मी ऊपर से आएंगी तो रास्ता भूल जाएंगी ना। मम्मी आ गई, यह कहते हुए जया ने अतुल को नववधू साक्षी की गोद में बैठाया तो वह यह कहते हुए गोद से उतर गया कि नहीं, यह मेरी मम्मी नहीं है। सूल सा लगा था साक्षी को सौतेले बेटे का कथन। अतुल का हाथ छुड़ाकर उस कमरे में चला गया जहां पहले उसकी माँ की तस्वीर टंगी थी, पर वहां चित्र नहीं था। अरे मेरी मम्मी कहाँ गई? करुण स्वर चित्कार कर उठा। देखो अतुल, यह है मम्मी, तुम भूल गए, अब यह यहाँ आ गई है, सब उनकी पूजा करेंगे न। जया को लगा कि नई माँ लाकर अतुल के साथ अन्याय किया गया है। अतुल के प्रति उसकी अगाध ममता ही थी जो उसने अनीता भाभी के गहने साक्षी भाभी को न देने की जिद की थी। साक्षी ने 3 पुत्रों और 1 पुत्री को जन्म दिया था। अतुल भी जैसे जैसे समझदार हुआ उसने माँ को माँ का सम्मान दिया और भाई बहन को अपना माना। मन में कोई विद्वेष नहीं था, पर पूजा घर में जब भी अतुल जाता माँ की तस्वीर को बेहद श्रद्धा से देखता। बीतते समय के साथ अतुल इंजीनियर बना तो विवाह के लिए रिश्ते भी आने लगे। उसकी राय मांगी गई तो स्कूल के प्रोफेसर की बेटी ममता उसे पसंद आई। प्रोफेसर ने परमानंद को सपरिवार घर आने का निमंत्रण दिया। जया उसी दिन ससुराल से आई थी। बोली, मैं भी भाभी के साथ लड़की देखने चलूंगी। बुआ, अतुल बोला, मुझे कुछ जरूरी काम को पूरा करने के लिए अभी बाहर जाना है। आप और माँ लड़की देखने चली जाएं। आपकी पसंद मेरी पसंद होगी। लड़की देखने की औपचारिकता पूरी करने के बाद 1 माह के अंदर शादी भी हो गई और ममता दुल्हन बनकर अतुल के घर आ गई। अब जया ने अनीता का चित्र पूजा घर से हटाकर अतुल के कमरे में लगा दिया। आज सुहागरात है, यह सोचकर जया ने अपनी पसंद के कपड़े ममता को पहनाए। फिर वे सभी गहने जो कभी अनीता ने शादी के मौके पर पहने थे और जिसे आज के दिन के लिए जया के माँ के पास रखवा दिए थे। ममता को गहने पहना कर देखा तो देखती ही रह गई। उसे लगा जैसे चित्र में से निकलकर अनीता आ गई है। शयन कक्ष में सुहाग सेज पर प्रतीक्षा में बैठी ममता को देखकर अतुल विक्षिप्त हो उठा। मम्मी मम्मी तुम आ गई। अतुल के कहे शब्दों को सुनकर दरवाजे पर खड़ी भाभी और बहनें विस्मय से चीख पड़ी। जया बुआ, देखिए ना अतुल को क्या हो गया है। उधर उसके सामने खड़ी ममता विस्मय से, अकुलाहट से, अचकचाहट से उसे देखती ही रह गई। अतुल, क्या है, क्या कह रहे हो? वह ममता है, तुम्हारी पत्नी। बुआ बोली। मम्मी कहाँ से आ गई? पागल हो गए हो? आ गई है न बुआ। देखिए न। विस्मय, आश्चर्य, अनहोनी के डर से कांपती जया बुआ अपने को अपराधनी मानती हुई अतुल को घसीटकर ममता के पास कर आई और ममता का हाथ उसके हाथ में देते हुए बोली, अतुल, यह तुम्हारी पत्नी है। नहीं बुआ, का हाथ झटक कर ममता बोली, उन्होंने मुझे मम्मी कहा है। मैं दूसरे संबंध की कल्पना नहीं कर सकती। मैं इनकी पत्नी नहीं हो सकती। यह कहकर वह दूसरे कमरे में चली गई। परिवार के बड़े बूढ़ों के साथ दोस्तों और रिश्तेदारों ने भी ममता को समझाया कि
वैदिक मंत्रों के बीच तुमने 7 फेरे लिए हैं, तो कहे कि रिश्ते का क्या मूल्य है। बेटी उसे नाटक समझकर भूल जाओ। इस बीच ममता मायके गई तो फिर ससुराल आने का नाम ही नहीं लेती थी। तब घर वालों ने ऊंच नीच समझाकर उसे किसी तरह ससुराल भेज दिया। अतुल का भ्रम टूट जाए इसके लिए सब तरह के उपाय किए गए। मनोचिकित्सक से परामर्श भी लिया गया। अनीता के चित्र अतुल के कमरे से हटाकर अलमारी में बंद कर दिया गया था। अनीता के गहने पहने कपड़े अलग रख दिए गए। इसके बाद सालों बीत जाने पर भी ममता के मन में अतुल के प्रति प्यार के अंकुर न फूटे। उसके नाम से ही उसे अरुचि हो गई थी। मन बहल जाए इसीलिए पिता ने बेटी को पीएचडी करने की प्रेरणा दी, ताकि अध्ययन में व्यस्त होकर वह अपने अतीत को भूल जाए। उधर अतुल को भी 1-2 बार अवसर दिया गया कि स्थिति में सुधार हो, किंतु वह सुधर न सका। उसकी ऐसी मनोदशा देखकर पिता परमानंद ने उसका ममता से संबंध विच्छेद करवा दिया। कुछ सालों बाद ममता का अपने सहयोगी से प्रेम विवाह हो गया। अतुल के मन पर जो गहरा आघात लगा था वह वर्षों के इलाज से थोड़ा बहुत सुधरा, किंतु कभी कभी वह दिमाग का संतुलन खो बैठता था। सरकारी नौकरी थी, चल रही थी, पर कभी भी उसके छूटने की आशंका बनी रहती थी। उसके पुनर्विवाह के लिए संबंध आते रहे, किंतु पिता परमानंद ने कहा कि जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता वह किसी की लड़की का जीवन बर्बाद नहीं करेंगे। जया बुआ अपने सौम्य सुंदर सुयोग्य भतीजों को पागलपन के कगार पर लाने के लिए खुद को दोषी मानती थी। आंसू बहाती हैं और कहती हैं, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे प्यार दुलार का यह परिणाम होगा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके 1 लाख से हमको बहुत ही मोटिवेशन मिलता है आगे आगे अच्छी अच्छी कहानियाँ लाने का।